वेलकम टू सेल्स सर्वर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम दो चीज़ों में डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे आपके CSIR MCQ क्वेश्चंस और दूसरी हम बात करेंगे PYQ क्वेश्चंस। आप सभी को पता होगा CSIR की आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, आपने पढ़ा होगा खुद, वो मैटर नहीं करता, बट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपका मैटर करेगा। तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए आपको या तो बुक लेनी पड़ेगी, और मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 800 से स्टार्ट आपकी, यदि आपको MCQ क्वेश्चन की बुक लेनी है CSIR की, 800 रुपये से स्टार्ट बोल रहा हूँ मैं। और PYQ की लेनी तो वो तो 1000 से ऊपर आपको मिलेगी। बट आपको इस चैनल पर सेल्स सर्वर जॉब्स नोटिफिकेशन पर आपको डेली वीडियो मिलेगी रिगार्डिंग आपके 13 यूनिट्स, पूरी की पूरी 13 यूनिट्स के आपके MCQ और PYQ करवाए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके 10 या 15 करवाए जाएंगे, लगभग 200 या 300 आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस एंड MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखो PYQ तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। और PYQ की देखो एक खासियत होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा बट कभी रिपीट नहीं होगा। बट MCQ क्वेश्चन का ये होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, PYQ की भी और MCQ की भी। आज हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के MCQ क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी धीरे धीरे वीडियो आएगी इसके ही सेल सिग्नलिंग के ही, इनके आएंगे। अभी अभी लगभग 5-10 वीडियो इनकी आएंगी, तो आपको बस डेली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है इधर आपको बस वो बताना है। और ये जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। आंसर के साथ भी आपके एक्सप्लेनेशन भी होगी, ओके। तो देखो जब आपको अटैम्प्ट करना है तो आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके आपने अपना आंसर ढूंढ लेना कि मेरा आंसर ये है, उसके बाद आपको देखना है कि आंसर क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। Endocrine signaling molecules act on the target cell distant from their site of synthesis. Paracrine signaling molecules affect the target cells only in the close proximity. Autocrine signaling molecules affect the same cell from which they are released. ये synaptical signaling involves neurotransmitters. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? P और Q, P और S, PQR और PQRS। आई थिंक आपने अभी तक आंसर आपने ढूंढ लिया है, नहीं ढूंढा तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर आपको सोच लेना माइंड में। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इजी स्टेटमेंट है ये, और इसमें कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया, हर एक एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और सिनेप्टिक सिग्नलिंग के बारे में बताया है, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोमेरिक जी प्रोटीन आर ट्रू एक्सेप्ट। देखो पहले आपको पता चाहिए कि मोनोमेरिक जी प्रोटीन क्या है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको बस वीडियो को पॉज कर लेना है और आपका आंसर ढूंढ लेना है, उसके बाद सुनना है, ठीक है। अब जितने भी आपके मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। आपने जी प्रोटीन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, एक होती है आपकी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो आपकी GPCR में होती है, और एक होती है मोनोमेरिक जी प्रोटीन, जिसके मोस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे रैस, RAS रैस, या रहो RHO, या अराफ ARF, या रोक ROC के रोक। तो ये सारे मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं। और जो आपने पढ़ा हुआ है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा, वो आपकी बहुत बड़ी होती है, वो छोटी नहीं होती हैं, वो आपकी ट्राइमेरिक होती हैं, और ये होती है मोनोमेरिक। तो मोनोमेरिक जी प्रोटीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? एक्सेप्ट, मतलब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ रही है इनमें से। तो दे आर रेगुलेटेड बाय GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, they are regulated by GTP and GDP exchange protein, they regulate vesicle fusion, they help into uncoating the protein from the vesicle। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको गलत ढूंढना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोली है? दे आर रेगुलेटेड बाय GTP एंड GDP एक्सचेंज प्रोटीन। तो देखो यस, ये रेगुलेट की जाती हैं GTP एंड GDP एक्सचेंज प्रोटीन से, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भी कोई गैप आएगा तो यहाँ पर GTP अटैच करवाएगा, जब कोई गैप आएगा तो वहाँ पर GDP अटैच करवाएगा। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बट हमें गलत ढूंढनी है। दूसरी स्टेटमेंट है, दे आर रेगुलेटेड बाय GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। हाँ तो GTP एक्टिवेटिंग प्रोटीन इसके अंदर ही है, इनके अंदर ही एक्टिविटी है, ओके, तो ये भी ठीक है। अब तीसरी है, दे आर रेगुलेटेड वेसिकल फ्यूजन। तो वेसिकल फ्यूजन में हमारी जितने भी रहो, जैसे रहो RHO, रहो प्रोटीन होगी, वो वेसिकल में हेल्प करती है। रैप प्रोटीन RAB, रैप प्रोटीन, वो वेसिकल की टैथरिंग एंड फ्यूजन करवाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। अब लास्ट स्टेटमेंट बोली है, दे हेल्प इन द अनकोटिंग द प्रोटीन फ्रॉम वेसिकल। नो 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 नो, अनकोटिंग के लिए कभी भी आपकी
जी प्रोटीन यूज़ नहीं होती है। अनकोटिंग के लिए जो प्रोटीन यूज़ होती है वो आपने पढ़ी होगी इन द केस ऑफ एंडोस्टोसिस या एक्जोस्टोसिस आपने पढ़ी है, तो वहाँ पर आपकी अनकोटिंग होती है प्रोटीन्स की। और अनकोटिंग के लिए आपकी एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं HSP 70। तो HSP 70 हेल्प करती है अनकोटिंग में। बाकी हाँ यही होती है, मोस्टली यही होती है, HSP 70 याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिग्नलिंग सिस्टम दैट ऑपरेट्स ओवर द शॉर्टेस्ट रेंज इज। देखो ऐसे सिग्नल आपको ऐसी सिग्नलिंग बतानी है जो थोड़े से डिस्टेंस के लिए आपकी काम कर रही है, थोड़े से डिस्टेंस के लिए। तो आपको पहले अपने माइंड में सोचना है कि थोड़े से डिस्टेंस के लिए, बहुत थोड़ा बोला है, शॉर्टेस्ट बोला है, तो हो सकता है कि वो ऑटोक्राइन हो। आपके माइंड में पहली बात ये आ जाएगी, क्योंकि देखो पैराक्राइन तो नेवरिंग सेल्स में होती है, एंडोक्राइन तो कभी होगी ही नहीं, ठीक है, जस्टरक्राइन भी नहीं होगी, ये जस्टरक्राइन हो सकती है या ऑटोक्राइन हो सकती है। तो दो आपके माइंड में ऑप्शन चाहिए, या तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चल रही होगी या तो जस्टरक्राइन सिग्नलिंग चल रही होगी, वही शॉर्टेस्ट होते हैं। तो पहली है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग एज इन द इनहिबिशन ऑफ द नेर्व्स बाय डिफरेंशिएटिंग द नर्व सेल्स। दूसरी है पैराक्राइन सिग्नलिंग एज इन द सिक्रेशन ऑफ द हिस्टामाइन बाय द मास्ट सेल। न्यूरल सिग्नलिंग एज इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, या नन ऑफ द अबव। देखो आपको ढूंढना है शॉर्टेस्ट सिग्नलिंग। तो देखो यहाँ पर आप देखो, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेवरिंग सेल में, यहाँ पर बोले शॉर्टेस्ट, तो पैराक्राइन तो कभी होगी ही नहीं। दूसरी है न्यूरल सिग्नलिंग, तो जो ना आपके नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करती है वो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो ये भी कभी नहीं होगी। अब देखो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं ना। और राइट आंसर आपको ऑप्शन ए पढ़ो, द कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग। ये तो एक तो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग ऐसी सिग्नल होती है, देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, तो इनके बीच में जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, इस ट्रांस मेम्ब्रेन में ही सिग्नलिंग चली होंगी, इतनी इतनी क्लोज हो गई है। तो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग एज इन द इनहिबिशन ऑफ द नेर्व्स बाय डिफरेंशिएटिंग द नर्व सेल्स। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन चलिए आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये GNU में क्वेश्चन आया था पिछली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन इज मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल टू प्रोपेगेट द इंट्रासेलुलर सिग्नल्स। देखो जब भी हम सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हर एक सेल्स के या प्रोटीन्स के अंदर पाई जाती है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जिसने भी सेल सिग्नलिंग पढ़ी उनको पता होगा कि फोस्फोराइलेशन हर जगह होती है। जब भी आपकी कोई लाइगेंड से जब भी रिसेप्टर बाइंड करेगा तो आगे जाके आपके साइक्लिक AMP एक्टिवेट हो रहा है, तो वही फोस्फोराइलेशन से एक्टिवेट हो रहा है। मैप काइनेज आपका फोस्फोराइलेशन से एक्टिवेट हो रहा है। जितनी भी आपके सिग्नलिंग मोस्टली फोस्फोराइलेशन से ही एक्टिवेट होती है। जैसे आपके PLC गामा सिग्नलिंग होगी, अब PLC बीटा सिग्नलिंग होगी, सारी आपकी किससे चलती है, फोस्फोराइलेशन से चलती है, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिग्नल ट्रांसडक्शंस डिस्क्राइब द वे इन विच एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स कॉज द इंटरनल चेंजेस इन द सेल्स। देखो ये कौन से सिग्नलिंग के बारे में बात की जा रही है, पहले आपको ध्यान देना है कि किस सिग्नलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में पूछा जा रहा है या सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में पूछा जा रहा है। देखो ऐसी सिग्नलिंग के बारे में बोला जा रहा है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन डिस्क्राइब द वे इन विच एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स, यानी कोई बाहर का कोई मॉलिक्यूल्स है जो कोज कर रहा है कि इंटरनल चेंजेस हो जाए सेल्स के अंदर। यानी बात की जा रही है कौन सी सिग्नलिंग की, रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर सिग्नलिंग की बात की जा रही है। न्यूक्लियर की बात नहीं की जा रही, क्योंकि लाइगेंड हमारा बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड की बात की जा रही है। तो क्या ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ लाइगेंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, amplify the strength of the external stimuli, rely on the cell surface receptor that can interact with intracellular proteins, can trigger the production of secondary messenger inside the cells। अब देखो जब भी कोई लाइगेंड बाइंड करता है और रिसेप्टर जब एक्टिव होता है तो हमारा एम्पलीफिकेशन होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, बट हमसे क्या पूछी हुई है, सभी स्टेटमेंट आपको कौन से करेक्ट बतानी है। तो क्यू तो बिल्कुल सही है। अब देखो रिले ऑन द सेल सरफेस रिसेप्टर दैट कैन इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर प्रोटीन, तो ये तो मैंने पहले कहा दी कि ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स है यानी सेल सरफेस रिसेप्टर है, तो ये भी ठीक है। अब एस पढ़ो, कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इनसाइड सेल्स। ओके, जब भी लाइगेंड बाइंड करेगा अंदर कोई ना कोई सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होगा, चाहे वो साइक्लिक AMP हो, चाहे वो साइक्लिक GMP हो, चाहे आपका वो कैल्शियम हो, चाहे आपका वो डैग हो, चाहे आपका वो PIP2 हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिवेट जरूर होगा, यानी ये भी सी चीज़ है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो आप, तो क्या ऑप्शन डी होना चाहिए या ऑप्शन सी होना चाहिए। इसको द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बताते क्यों पी आपकी राइट स्टेटमेंट नहीं है। पी में बोला गया है कि ऑलवेज इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ लाइगेंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या सेल सरफेस में कभी भी हमारा लाइगेंड क्रॉस कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को,
मूव करता है? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई मूव नहीं करेगा। उसको रिसेप्टर बैठे हुए होंगे, वही रिसेप्टर कैच करेंगे और वही अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे। ये कभी भी हमारा अंदर नहीं आएगा। अंदर कब आएगा? जब न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात की जा रही हो, यानी ऐसा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए और जिसके रिसेप्टर अंदर हों, वही मूव करेगा। जिसके रिसेप्टर बाहर हैं वो कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो पोलार है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, characteristics of the intracellular receptor that relate to the gene transcriptions including all of the following except। किसी एक स्टेटमेंट को आपको गलत चूज करना है, क्योंकि इधर बोला गया है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब आगे न्यूक्लियर रिसेप्टर के बाद सेल्स ऊपर हो गए आपके सेल सरफेस रिसेप्टर की। अब बोला गया कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, या तो साइटोसोल के अंदर होंगे या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अब इधर बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में। देखो डीएनए बाइंडिंग साइट, ये तो आपका 100% सही होगी, क्योंकि उनके पास डीएनए बाइंडिंग साइट होती है। दूसरी है, क्या उनके पास एन एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों होगी? क्योंकि वो तो अंदर है, सेल के अंदर है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट तो उन रिसेप्टर के ऊपर होंगे जो सेल सरफेस के ऊपर होंगे। इधर हमारी बात की जा रही है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के बारे में, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन बी में बोला गया है एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट, और ये नहीं होती है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन यूकैरियोट्स विच द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर या सेकंड मैसेंजर। इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है, नहीं पूछा है। देखो 1,2 डाइसैलिग्लिसरॉल, ये है डैग, आपने पढ़ा डैग। कौन सी सिग्नलिंग पढ़ा है? जीपीसीआर की सिग्नलिंग पढ़ी है अपनी, पीएलसी बीटा वाली सिग्नलिंग। उसमें आपने देखा था कि PP2 टूटता है IP3 और डैग में, और IP3 और डैग दोनों के हैं सेकंड मैसेंजर है। डैग जो होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड रहता है, और जो होता है आपका IP3 वो पोलार है और साइटोसोल के अंदर ऐसा तो बिखरा होता है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और कैल्शियम को रिलीज करवाता है। कैल्शियम भी सेकंड मैसेंजर है। अब देखो डैग हमारा सेकंड मैसेंजर है। आइनस्टॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3, ये भी हमारा सेकंड मैसेंजर है। साइक्लिक AMP, ये तो हमारा सेकंड मैसेंजर है ही, ये तो बचपन से पढ़ते हैं। अब लोगों लास्ट पढ़ो साइक्लिन, तो साइक्लिन अब हमारा सेकंड मैसेंजर नहीं है। तो एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा है नोट, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एक्ट सेकंड मैसेंजर ड्यूरिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। देखो सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ऑप्शन बदले हुए हैं, बस इधर आपको दोबारा नोट चूज करना है कि सेकंड मैसेंजर नहीं है। तो आपको बता दूं साइक्लिक AMP पे सेम सेकंड मैसेंजर है, कैल्शियम सेकंड मैसेंजर है, IP3 डैग, IP3 हो चाहे डैग हो दोनों सेकंड मैसेंजर हैं, बट ट्राइसाइक्लिग्लिसरॉल आपका सेकंड मैसेंजर नहीं है। इधर अगर लिखा होता डाइसाइक्लिग्लिसरॉल तो ओके, तो सेकंड मैसेंजर है, बट ट्राइसाइक्लिग्लिसरॉल ये तो आपके एक लिपिड है, और ये क्या ये नहीं बिहेव करते सेकंड मैसेंजर आपकी। तो एज पर द क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सेल सरफेस रिसेप्टर मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इधर बोला है कि सेल सरफेस रिसेप्टर इनमें से सभी हैं, बस एक को छोड़ के कोई एक जो बस सेल सरफेस रिसेप्टर नहीं है, तो आपको ढूंढना है। तो GPCR, जी प्रोटीन लिंक्ड, तो ये तो आपको पता ही है सेल सरफेस रिसेप्टर है। एंजाइमेटिक रिसेप्टर, देखो एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं आपके RTKs, ऐसे रिसेप्टर जिनके पास कोई ना कोई एंजाइम एक्टिविटी हो, जैसे आपके RTK हो गए। RTK होते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यानी ऐसे रिसेप्टर जिनके पास टायरोसिन काइनेज एंजाइम लिंक्ड होगा। ये आपके हो गए सेराइन थ्रेओनिन काइनेज रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जिनके अंदर सेराइन थ्रेओनिन काइनेज अटैच होगा, या ऐसे रिसेप्टर जैसे हिस्टिडीन काइनेज, ऐसे रिसेप्टर जिनके अंदर की तरफ हिस्टिडीन काइनेज अटैच होगा। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो जिस रिसेप्टर के पास कोई ना कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, जैसे RTK में टायरोसिन होती है, हिस्टिडीन में हिस्टिडीन होती है, या सेराइन थ्रेओनिन काइनेज रिसेप्टर में सेराइन थ्रेओनिन काइनेज की एक्टिविटी होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, तो ये तो 100% सही होगा। इसमें आता है आपका निकोटिनामाइड के रिसेप्टर्स, तो ये भी आपके सेल सरफेस रिसेप्टर हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कभी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाहर नहीं होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो हमारे सेल के अंदर होते हैं, जैसे उनको एक्टिवेट किया जाता है वो न्यूक्लियस में घुस जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देते हैं, यानी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 10,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू द जी प्रोटीन एक्सेप्ट। देखो अब जी प्रोटीन जो होती है आपके सभी पढ़ा होगा जीपीसीआर, तो जीपीसीआर में एक जी प्रोटीन होती है जिसके अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट होते हैं। अब जीपीसीआर के बारे में सारी स्टेटमेंट सही है, किसी एक को छोड़कर, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट, जी प्रोटीन ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम सेल सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ सेल्स, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी प्रोटीन डू नॉट यूज सेकंड मैसेंजर बट ट्रांसमिट द सिग्नल डायरेक्ट इनटू द न्यूक्लियस। क्या लगता है आपको, सही होगा ये? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। अब तीसरी पढ़ो, ऑल जी प्रोटीन हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। 3 तो स्ट्रक्चर होंगे, अल्फा बीटा गामा, ओके। अब जी प्रोटीन एक्ट टू एम्पलीफाई द सिग्नल क्रिएट ए कैस्केड रिस्पॉन्स टू सेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमसे पूछिए गलत स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी इज द गलत और ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो जी प्रोटीन डू नॉट यूज सेकंड मैसेंजर, ये सेकंड मैसेंजर क्यों नहीं करेगा, ये तो करेगा, जी प्रोटीन सेकंड मैसेंजर यूज करेगा। और कौन होते हैं जी प्रोटीन में सेकंड मैसेंजर? आपके साइक्लिक एएमपी हो सकता है अगर वो जीएस वाला है, अगर वो जीटी वाला है तो वहाँ पर आपका साइक्लिक जीएमपी होगा, अगर आपका जीक्यू वाला है तो वहाँ पर आईपी3 और डैग होगा, अगर जीआई वाला है तो वहाँ पर आपका इन्विट्री है, वहाँ पर आपका साइक्लिक एएमपी बनता ही नहीं है, ओके। तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, which of the following best describe how steroid hormones might cause the receptor to bind to the protein that control the transcription। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ये पता होगा तो आप इजी तरीके से इसको सोल्व कर लोगे। तो स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर होता है साइटोसोल के अंदर, और जैसे वो एक्टिवेट होते हैं वो न्यूक्लियस में चले जाते हैं, सिंपल बात है। और कैसे होते हैं, होमोडाइमर होते हैं। और ओके ठीक है, अब सिंपल मैंने इतना बता दिया, अब तो आप सोल्व कर लोगे, मुझे पता है। अब स्टेटमेंट ए को पढ़ो, स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्ट कैटालिटिकली टू प्रमोट द बाइंडिंग बिटवीन रिसेप्टर एंड ट्रांसफैक्टर्स, नो 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 नो, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट पहली तो। अब दूसरी है, स्टीरॉयड हार्मोन्स डिक्रीज इन द केएम, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है, स्टीरॉयड हार्मोन्स इंड्यूस द कन्फर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर व्हिच एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट आपको ऑप्शन नंबर सी। और डी को तो पढ़ो मत, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा हो गया तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो स्टीरॉयड हार्मोन्स इंड्यूसेस द कन्फर्मेशन चेंजेस, ये तो मैंने बताया कि स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं साइटोसोल के अंदर, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स बाइंड करेंगे उसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाएंगे और चले जाएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाकर वो एक्ट करेंगे लाइक ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12, जी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इनटू द रिले द सिग्नल थ्रू द जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर इन जीपीसीआर, which of the following forms of G protein is considered to be active state। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया और हर बार CSIR इससे क्वेश्चन पूछता है। तो कौन सी स्टेट एक्टिव स्टेट होगी? क्या जी प्रोटीन के साथ ADP होगा? तो पहले आपको एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपको एलिमिनेट कर देना, क्योंकि कभी भी जी प्रोटीन, नाम ही जी प्रोटीन है तो कभी भी इसके पास ATP नहीं होगा, कभी भी एडिनोसिन नहीं होगा, यहाँ पर ग्वाइनोसिन ही होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कभी होंगे नहीं। अब बताओ मुझे, सी है या डी है? एक्टिव स्टेट पूछी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब भी जी प्रोटीन के साथ अगर आपका जीटीपी बाउंड होगा तो वो एक्टिव स्टेट होगी, और जब भी आपका जी प्रोटीन के साथ जीडीपी बाउंड होगा तो वो कैसे होगी? इनएक्टिव स्टेट होगी, ओके। तो एक्टिव पूछी थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द साइक्लिक एएमपी पाथवे द जी प्रोटीन स्टिमुलेट, साइक्लिक एएमपी पाथवे पूछा। देखो जीपीसीआर के बहुत सारे पाथवे चलते हैं, जिसमें आपने मोस्टली पढ़े होंगे साइक्लिक एएमपी पाथवे, आईपी3 डैग पाथवे, या आपने पढ़ा होगा बिजन पाथवे। तो आपका पूछा गया साइक्लिक एएमपी इजी पाथवे पूछा गया है, तो इजी पाथवे में आपका साइक्लिक एएमपी पाथवे में हमारा इफेक्टर होता है, इफेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इफेक्टर कौन है? ये पीएलसी फोस्फोलाइपेज सी है, या एडेनालेट है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या कॉलमोडुलिन है। तो देखो आपका जो फोस्फोलाइपेज सी होता है वो आपका चलता है जीपीसीआर की क्यू सिग्नलिंग में, क्यू सिग्नलिंग जीपी जिसको बोलते हैं हम आईपी3 डैग सिग्नलिंग, तो ये तो नहीं है। दूसरा पढ़ो, एड्रेनालेट, तो यस बिल्कुल राइट आंसर आपका एड्रेनालेट है। तो साइक्लिक एएमपी को एड्रेनालेट ही बनाता है, यही एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसमिटेड। देखो इधर बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को आगे जाके कैस्केड को, पूरी कैस्केड चली हुई है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। देखो एड्रेनालेट्स आएगा, एड्रेनालेट क्या करेगा, एक सेकंड,
एडेनाइड आएगा, ये करेगा साइक्लिक एएमपी को बनाएगा और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को बनाएगा। दूसरा बोला कि प्रोटीन काइनेज ए पहले आएगा, फिर एडेनाइड साइक्लेज आएगा, फिर साइक्लिक एएमपी आएगा, या पहले प्रोटीन काइनेज ए आएगा, साइक्लिक एएमपी आएगा, एडेनाइड साइक्लेज आएगा, या फोर्थ स्टेटमेंट है। तो देखो ये मैंने आपको जीपीसीआर की साइक्लिंग मैंने बताई है, जब भी आपकी जी प्रोटीन एक्टिव होती है तो यहाँ पर देखो आपका लिपिड के साथ यहाँ पर क्या अटैच होता है, जिसको बोलते हैं हम एडेनाइलेट साइक्लेज। और जैसे ही एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, ये कन्वर्ट कर देता है हमारा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। और जब भी हमारा साइक्लिक एएमपी बन जाता है तो साइक्लिक एएमपी हमारा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है, जिसको बोलता है पीकेबी। तो बताओ अब बताओ, मैंने इतना बता दिया, अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। पहले जी प्रोटीन एक्टिव होती है, जी प्रोटीन एडेनाइड साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, एडेनाइड साइक्लेज साइक्लिक एएमपी को बनाता है और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। देखो आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं कि कौन सी सिंथेसिस किस एंजाइम्स के द्वारा की जा रही है। जैसे देखो डाइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, इसको कौन सा एंजाइम डाइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस करवा रहा है। दूसरी क्रैब फॉस्फोराइलेशन, इनमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो क्रैब की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, या जिटपी की हाइड्रोलाइसिस। तो देखो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने डाइएसाइल ग्लिसरॉल कहाँ पढ़ा है, आपने डाइएसाइल ग्लिसरॉल पढ़ा है डैग, और डैग आपका बनता है पीएलसी बीटा सिग्नलिंग में। और पीएलसी बीटा सिग्नलिंग में आप सभी को पता होगा वहाँ पर कौन एक्टिवेट करता है, फोस्फोलाइपेज, जिसको मैं बोलता हूँ पीएलसी बीटा यानी फोस्फोलाइपेज सी बीटा। यानी आपको पी को मैच कर दो, आपको पी को आपको मैच करना है थर्ड के साथ, ठीक है। अब आगे चलो, क्रैब फॉस्फोराइलेशन है, तो क्रैब की फॉस्फोराइलेशन आपकी होती है ड्यूरिंग साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग। यही प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन काइनेज ए क्या करती है, क्रैब को एक्टिवेट करती है। तो कहाँ प्रोटीन काइनेज ए, क्यू को बन के साथ आपको अटैच करना है, अब क्यू को आपको बन के साथ अटैच करना है। अब आगे पढ़ो, अब आपकी जीटीपी हाइड्रोलाइसिस है, तो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस यानी जीटीपी को रिमूव करवाएगा और जीटीपी को अटैच करवाएगा। तो ये कहाँ होता है, तो किसी एक ही प्रोटीन में होता है, बोलते हैं रास में जीटीपी अटैच होगा या तो जीडीपी अटैच होगा। तो आपको रास को जोड़ना है इधर जीटीपी के साथ। अब मैच करो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। पी का होगा आपका थर्ड, क्यू का होगा आपका 1 और आर का होगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल टॉक्सिन डज नॉट हैव एन एडीपी राइबोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। देखो मैंने करवाया है क्वेश्चन है, एडीपी राइबोसाइलेशन ऐसी एक्टिविटी होती है जो जी प्रोटीन को लॉक्ड कर देती है, या तो जीटीपी स्टेट में या तो जीडीपी स्टेट में। तो देखो कोलाटॉक्सिन तो बेस्ट एग्जांपल था इसका, ये तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। हमसे पूछा है डज नॉट, तो इसमें तो होती है। अब देखो मैं दूसरा चिन्ह लगाता हूँ, होती है यानी इसमें ठीक है, इसमें होती है। डिप्थेरी टॉक्सिन इसमें भी होती है। एक्सोटॉक्सिन है, देखो एक्सोटॉक्सिन कुछ नहीं है, एक्सोटॉक्सिन देखो कोलरा टॉक्सिन भी खुद एक्सोटॉक्सिन ही है, यानी इसमें भी होती है। बट इधर पूछा है डज नॉट एडीपी राइबोसाइलेज एक्टिविटी, तो एस एरांस टॉक्सिन्स में एडीपी राइबोसाइलेशन की एक्टिविटी नहीं होती, यानी एज पर द क्वेश्चन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट लिखी है कि फोस्फोलाइपेज सी जनरेट द डैग एंड IP3 फ्रॉम फोस्फेटाइल अनएसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो ये तो मैं इतने से बोल रहा हूँ कि पीएलसी बीटा PIP2 को ब्रेक करके IP3 और डैग बनाता है। तो हमसे पूछा इनकरेक्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट बोली है फोस्फोलाइपेज सी इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम, तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ओके, क्योंकि फोस्फोलाइपेज सी हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाओ मैं इधर है, तो यहाँ पर आपको देखना है, देखो ये आपकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है और यहाँ पर हमारा क्या अटैच है, इसको बोलते हैं हम पीएलसी, सॉरी एक सेकंड, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं पीएलसी, याद रखना पीएलसी। तो पीएलसी आपके होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, तो इधर बोल रहा था कि वो नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग है,
मैच एन एंजाइम इन द कॉलम ए विद प्रोडक्ट। आपको देखो कॉलम ए में एंजाइम दिए हुए हैं और कॉलम बी में आपको दिए हुए हैं उसके प्रोडक्ट। तो ग्वाइनाइल साइक्लेज, आपको नाम से पता चला ग्वाइनाइल साइक्लेज, यानी कहाँ पर भी ग्वाइनिन होगा। ग्वाइनिन कहाँ पर आए, ऑप्शन नंबर सी में। तो ग्वाइनाइल साइक्लेज करता क्या है, जीटीपी को जीएमपी में बदलता है। तो बिल्कुल ठीक है। एड्रेनालेट काइनेज क्या, एड्रेनाइल साइक्लेज है, ठीक है, एड्रेनाइल काइलेज साइक्लेज है जिसको हम एड्रेनालेट भी बोलते हैं। एड्रेनाइल साइक्लेज बोलो या एड्रेनालेट बोलो, एक ही बात है। तो ये क्या करता है, ये जीटीपी को तोड़ता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। अब पीएलसी फोस्फोलाइपेज सी, ये मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, फोस्फोलाइपेज सी ब्रेक करता है पीप2 को IP3 और डैग में, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर दो थर्ड को। अब आपका बचा पिप काइनेज। देखो पिप काइनेज आपने नहीं पढ़ा होगा, सिग्नलिंग में बहुत रेयर है ये। PI3 काइनेज आपने पढ़ा है। तो PI3 काइनेज का काम होता है कि PIP2 को ब्रेक कर देना PIP3 में, यानी फोस्फेटाइल अनइंस्टॉल 4,5 विस फोस्फेट PIP2 को फोस्फेटाइल अनइंस्टॉल 3,4,5 ट्राइफोस्फेटेज में कन्वर्ट करवाना, ये काम होता है PI3 काइनेज का। बट इधर पूछा पिप काइनेज। पिप काइनेज का एक ही काम है, PIP2 को बनाना, पिप से PIP2 को बनाना। इसमें मोस्टली PIP4K या PIP5K आते हैं, ओके। तो पिप इसको अटैच कर दो इसके साथ। आप देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 1 का आपका मैच हो रहा है सी के साथ, 1 का सी के साथ, ठीक है। 2 का आपका मैच हो रहा है ए के साथ, 3rd का आपका मैच हो रहा है बी के साथ, और 4th का आपका मैच हो रहा है डी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आगे चलिए, 2 क्वेश्चन आगे हम करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क होगा। तो डायसाइलग्लिसरॉल एक्टिवेट, डैग क्या एक्टिवेट करता है, क्या प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, सी को करता है, मैप काइनेज को करता है, या टायरोसिन काइनेज को करता है। और ये ISC में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो आपका डायसाइलग्लिसरॉल होता है वो एक्टिवेट करता है आपका, देखो प्रोटीन काइनेज ए को कौन एक्टिवेट करता है, साइक्लिक AMP, तो ये तो होगा नहीं। मैप काइनेज आपका रैस मैप काइनेज पाथवे चलता है और उसको एक्टिवेट करता है हमारा रैस मैप पाथवे, यानी हमारा रैफ को एक्टिवेट करते हैं हमारा मैक को करता है इरैक, और इरैक है हमारा मैप काइनेज, तो ये तो है नहीं। अब PKC प्रोटीन काइनेज सी, तो ये दिस इज राइट आंसर। प्रोटीन काइनेज सी को हमारा डैग एक्टिवेट करता है, और टायरोसिन काइनेज तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ये तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आपका बी जो होता है प्रोटीन काइनेज सी, इसको एक्टिवेट करता है हमारा डैग। अब चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज करेक्ट, हार्मोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको ऑप्शन नंबर सी पढ़ना है। देखो बहुत ईजी है, स्टीरॉयड हार्मोन्स अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल सही है। वेयरएज पेप्टाइड हार्मोन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल्स। तो ये आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रिसेप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब लास्ट क्वेश्चन गेट में आया है, ये आपके लिए है, होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैल्शियम इज करेक्ट, कैल्शियम के बारे में कौन से ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हैं। इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज हायर देन दैट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, concentration of cytosolic calcium is transiently decreased when activity of phospholipase C. The effect of the calcium is most often mediated by colmodulin. ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम इज मोस्टली फ्री। तो ये आपको खुद सोल्व करना है, आपको आंसर बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है 20 में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।